अनकही असद अली तूर के साथ। काजी फैसा रेफरेंस आ जाता है और उसी रेफरेंस की पादाश में ही आप उठाए भी गए। कपड़ा नहीं हटा रहे थे सर से। सेल में आके फिर वो कोई साहब थे कि ऊंची आवाज़ में, मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? आवाम को मुझे क्या पता, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आगे सर पे एक ज़ोर की लगाई उन्होंने और फिर टांगों पे कोई जैसे लकड़ी की कोई चीज़ है ज़ोर ज़ोर से मारा उन्होंने। और उसके बाद जो है, और तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैंने कहा भाई मैंने किया क्या, मुझे बताओ, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? वहाँ पर कैसे आप अगवा हुए पिम्स की पार्किंग से? आप 26 सुबह- नवंबर को डी चौक में गोली चली और 27 नवंबर को आप पिम्स हॉस्पिटल। हमने काफ़ी इमरजेंसी में जाके उनके रजिस्टर्स चेक किए, उनके डेथ सर्टिफिकेट देखे और बहुत से सवाल जवाब हम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट हुई। रात को तकरीबन 11 सवा 11 बजे बाहर पार्किंग की तरफ निकले, गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त अचानक चारों तरफ से ना कुछ लोग आगे करीब, जो मेरा आईफोन था वो उनको नहीं मिला। जो असल एविडेंस लिए फोन था। कहते हैं जी ये जी पर्चा है कि आपकी गाड़ी से जो है वो आइस निकली है और आपने जो है पुलिस वाले को टक्कर मारी है, उसे ज़ख्मी किया है, उसको ज़दोकोब किया, उससे मशीन गन छीनी है, उससे मैगज़ीन भी उससे छीने हैं, उसको ज़ख्मी भी किया है, बैरियर भी प्लास्टिक का तोड़ा है आपने, और तो इसलिए आप पे 780 लगी है। और मनशियात जो है आपकी गाड़ी की सीट के नीचे से निकली है आइस। मैंने उसको देखा, मैं कहा यार क्या मजाक कर रहे हो, छोड़ो ना। काजी फजीसा का चीफ जस्टिस बने फिर, और फिर जो कुछ उन्होंने किया, तो यू फेल्ट के इट वाज अ ग्रेट डिसेप्शन फॉर अस या इट वाज अ बिट्रेयल टू कॉन्स्टिट्यूशन? हम एक कॉज के साथ खड़े हैं, हम तो कॉज के साथ खड़े रहे, लेकिन काजी फायज़ा की कॉज बदल गई और काजी फायज़ा उधर नहीं। वो कहते ना सानू नहर वाले पुल ते बुला के माही माही जो है किसी और के साथ चला गया। जो नहर के पुल पे खड़े हैं जो एक कॉज के साथ खड़े हैं, उन्होंने अपनी जगह नहीं बदली। तो मुझे ये लगता है कि काजी हैज़ नो डिफेंस फॉर वट एवर ही हैज़ डन, और यही वजह है कि एक साबिक चीफ जस्टिस जो है आज एक मुंह छुपाता फिरता है। बाद सहाफ़ियों को सिविलियन सुप्रीमेसी तब याद आती है या उनकी इस्टेब्लिशमेंट से, जिसे कहते हैं ना, वो कन्फ्रंटेशन उस वक्त होती है जब पीएमएलएन अपोजिशन में चली जाती है। उनको डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से मिलना तो शायद बुरा लगता है, मगर वो नून लीग का दस्ताना पहन के इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाते हैं। वो नौजवान लोग हैं, वो बाहर आए हैं, अब उनको वक्त दें, क्योंकि आपने ये जिन बोतल से निकाला है और उस जिन को वापस बोतल में जाने का वक्त दें। अब आपके पास कोई हक नहीं है आप कहें कि ये जिन ऐसा है, ये वैसा है, नहीं, ये आप लोगों का हक है, चाहे वो जैसे भी हैं। वोट की अक्सरियत है, इमरान खान आज भी मोस्ट पॉपुलर लीडर है। आप इस जिन को वक्त दें, वो अपनी मर्ज़ी से अब वापस जाएगा। आप उसको ना तो ज़बरदस्ती आपको निकालना चाहिए था उस जिन को बोतल से बाहर, ना ही अब आपको ज़बरदस्ती उसको वापस बोतल में बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रंप को भी सलूट। तो यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब के आगे भी कासा लिस्ट बने होते हैं, तो आर्मी चीफ के आगे भी वो झुके झुके चल रहे होते हैं। तो वो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव लगते हैं वैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब? इवन के नवाज शरीफ भी जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो कोई शहबाज शरीफ तो नहीं बनना चाहते, और आई एम श्योर मरीम नवाज शहबाज शरीफ शायद बनने की ख्वाहिश रखती हैं। वो नवाज शरीफ भी शायद नहीं बनना चाहती। जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने अपना 1 साल की बड़ी कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी की है। बड़ा उन्होंने कुछ तीर मारे हैं। 2025 के याहिया साहब का जो 1 साल है, ये मुझे तो 1970 के याहिया साहब का 1 साल याद आ रहा है। जनरल याहिया का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अनकही पॉडकास्ट का आज सेकंड एपिसोड है मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो, और उसमें हम आज काजी फैज़ीसा, याहिया अफरीदी, इमरान खान और मतीउल्लाह जान साहब खुद क्यों इन्होंने फ़ौज से, जिसे कहते हैं, ये गए, इस सब वाक़यात पर इनसे आज की एपिसोड में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब इतना वक्त देने का। अच्छा मती भाई, इसी से आगे आ जाते हैं। फिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, काजी फैज़ीसा रेफरेंस आ जाता है। उस वक्त भी मुझे याद है बहुत प्रेशर था रिपोर्टिंग पर कि उसको कवर ना ज़्यादा किया जाए। मुझे याद है हसनात भाई ट्रिब्यून में उनको सेंसर किया जा रहा था, बाकी जगहों पर उस रेफरेंस के ऊपर जो रिपोर्टिंग थी सेंसर हो रही थी। आप बहुत
एक्सटेंसिवली उसको कवर भी कर रहे थे और उसी रेफरेंस की पादाश में ही आप उठाए भी गए। मेरा तो कम से कम ये मानना है, हो सकता है आपका कोई डिफरेंट व्यू हो। लेकिन उस रेफरेंस के दौरान पहले ये बताइए कि दबाव था आप पर, कोई पैगामात आ रहे थे? देखें सबसे पहले जो जहाँ पे इशू खड़ा हुआ, मैं कंसिस्टेंटली इस रेफरेंस के हवाले से ट्वीट्स तो कर रहा था, मगर जब डिसीजन आया काजी फाइज़ा के ख़िलाफ़ तो आई कुड सी कि इसके पीछे मसला वही नीयत का ही है, और जो ड्यू प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो फॉलो नहीं किया जा रहा था। मैं आज भी उस पर कायम हूँ। ये नहीं कि काजी फाइज़ा ने जो बाद में किया उसकी वजह से मैं कहूँ कि नहीं है वो उसके ख़िलाफ़ ठीक हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसी सिस्टम का जब रिग हो जाता है ना, तो वो किसी के ख़िलाफ़ ठीक या गलत का मसला नहीं रहता, फिर मसला रहता है कि सिस्टम रिग्ड है। ठीक है, अब काजी फाइज़ा के ख़िलाफ़ भी जिस तरीके से वो सिस्टम इन्वोक किया गया, उसकी मेन वजह वो आपको भी पता है कि क्या मामला चल रहे थे। फैज़ाबाद फैसला था, फैज़ाबाद धरना केस था, और इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था वो भी सबके सामने था। तो हम लोग काजी फाइज़ा के साथ नहीं खड़े थे, हम उस हम मूव के तो उस कॉज और उस मूव और उस आइडियालॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े थे जिसकी काजी फाइज़ा भी बात करता था। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि जो डिसीजन आया है कि भाई ये एफबीआर में भेजा जाए एफबीआर में ये मामला भेजा जाए, ये मैंने इस पे लिखा कि ये जो 7 बैक स्टैबर्स इसलिए कि आप अपने साथी जज को प्रोटेक्ट करने की बजाय, आप उसको ड्यू प्रोसेस देने की बजाय, आप जो हैं वो एक नए रास्ते निकाल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन के रास्ते निकाल रहे हैं, और आप जुडिशरी के अंदर इनरोड्स बना रहे हैं बाय अलाउइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू इन्वेस्टिगेट जजेस एंड देयर फैमिलीज़। तो बाद में डिसीजन आपने देखा 7-6 का था पहले, बाद में जो है 6-4 से वो रिवर्स हुआ, और जो एफबीआर को मार्क की गई थी इंक्वायरी। बारह वो जब ट्वीट आया तो मुझे बैकस्टैबर्स वाला तो मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया गया चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये जो नोटिस आया तो मैंने 21 जुलाई को अपीयर होना था सुप्रीम कोर्ट में। तो 20 जुलाई को मुझे जो है ब्रॉड डे लाइट में गवर्नमेंट स्कूल के सामने, जहाँ आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? मैं वहाँ पे अपनी वाइफ को ड्रॉप किया। भाभी स्कूल टीचर थी, और मैंने गाड़ी में बैठ के मैं कुछ जो है वाइफ के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे कोई फेडरल डायरेक्टरेट के, मैं उन्होंने मांगे हुए थे कोई, तो उनको वो भिजवा रहा था। आई वाज इन कांटेक्ट, और फिर मैं उस वक्त वहीं पर आप गाड़ी स्कूल के बाहर पार्क करके वो डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करने लगे। मुझे पता नहीं चला, मैंने जाना था 11 बजे, एक दोस्त थे हमारे ब्लू एरिया में, उनको मिलना था, लेकिन उस टाइम का मुझे एहसास नहीं हुआ। तो मैं सोशल मीडिया ब्राउज़ करना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई, टाइम बहुत गुजर गया, आधा घंटा मैं बैठा रहा, तकरीबन पौना घंटा गाड़ी में। तो अचानक जो है कुछ गाड़ियाँ आई बड़ी तेज़ी से गली में साथ, और एक गाड़ी आई, डाला आया, फिर दूसरी गाड़ी आई, कारें आई, वाइट कार सी एक आई। आपको नजर आ रही थी ये गाड़ियाँ आती हुई? जब आई तो अचानक उनमें से एक बंदा उतरा और सीधा मेरी गाड़ी के पास। आपने नोट नहीं किया कि क्यों गाड़ियाँ आके आपकी नहीं, गाड़ी के मैंने उस वक्त मेरा ध्यान टोटली वो मोबाइल पे था सेशन में। उन्होंने नकाब पहने हुए थे, मास्क पहने हुए थे, वो कोरोना वाले, और आई सॉ देम कि ये तो पुलिस के लोग हैं, वर्दी में हैं, सरकारी असला उनके पास, टोपियाँ पहनी हैं, और ब्रॉड डे लाइट में। तो मैंने कहा 12-1 बजे का टाइम, तो उन्होंने कहा आप कौन, मतीउल्लाह जान? मैंने कहा जी। मैंने ऐसे देखा, मैं ऐसे गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मुझे दे ग्रैब मी, और मैंने कहा हु आर यू, भाई आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं? तो साथ में और पुलिस वाले आ गए। आई रेजिस्टेड, और मैंने अब देखा वाइफ अंदर थी स्कूल के, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं कहा कैसे मैं उसको कम से कम बता दूं कि मेरे पास ये हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे हाथ में मोबाइल था, कि मैं ये स्कूल के अंदर अगर फेंक दूंगा तो हो सकता है मेरी वाइफ को पता चल जाए कि मोबाइल अंदर गिरा है, तो बाहर वो कुछ हो गया, तो वो मोबाइल से उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आई हैव बीन टेकन अवे बाय पीपल, और गाड़ी मेरी खुली हुई थी उधर। वो मैंने मोबाइल ज़ोर से फेंक दिया उधर स्कूल के अंदर। हाँ, और मैं रेजिस्ट किया, और मैंने कहा मुझे आप वारंट दिखाएं, मेरा जुर्म क्या है, मुझे आप अरेस्ट वारंट दिखाएं। दे वर नॉट टॉकिंग टू मी, और ज़बरदस्ती उन्होंने फिर राइफल के बट भी मारे। और वो वीडियो में आपने देखा, उन्होंने बड़ी मुझे
गाड़ी में ज़बरदस्ती बंडल किया आपको गाड़ी में। बंडल अप किया और बैठ गए एक कार में बिठा के ना, और मुझे ले गए और मेरे सर पे कपड़ा डाल दिया और मुझे नीचे दबा दिया सर, और गाड़ी में कार में का बाहर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, और दोनों तरफ वो वर्दी में पुलिस वाले बैठ गए साथ, वर्दी में बाहर जो पुलिस वाले थे। बाजार जो पुलिस वाले थे। तो मुझे ले जा रहे, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे सांस में मुश्किल हो रही है, और बड़ा शोर शराबा करके, और साथ में मुझे वो हिट भी कर रहे थे कमर पे, और एक किस्म का वायलेंस भी कर रहे थे। तो मैं थोड़ा आगे जाके घुमा काफ़ी देर बाद मुझे कि ले गए, सर पे कपड़ा डाला हुआ था, बस वो एक जगह पे जाके फेंक दिया किसी सेल में, कोई सेल सा था, कपड़ा नहीं हटा रहे थे सर से। सेल में आके फिर वो कोई साहब थे कि ऊंची आवाज़ में, मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ, आवाम मुझे क्या पता, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आगे सर पे एक ज़ोर की लगाई उन्होंने, और फिर टांगों पे कोई जैसे लकड़ी की कोई चीज़ है ज़ोर ज़ोर से मारा उन्होंने। और उसके बाद जो है, और तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैंने कहा भाई मैंने किया क्या, मुझे बताओ, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, और तुम जानते हो अच्छी तरह, और तुम इतने बड़े अब पढ़े लिखे बनते हो, और इस तरह की बदतमीज़ी और गालम गलोच भी, और आपको ह्यूमिलेट जो किया। बहरहाल एक सहाफ़ी मैं एक 3 दहाइयों से ज़्यादा सहाफ़त में, और और ये इस तरह की 50 साल उम्र, और वो और ये डंडे मार रहे हैं। और डंडे मार रहे हैं। उस वक्त मेरी उम्र यही 52-53 साल तो था, 2020 की बात है। और फिर बड़ा टॉर्चर किया उन्होंने, और इतना किया कि जैसे जितना मैं शायद बर्दाश्त कर सकता था, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। और मैंने उनसे एक बात बार बार की कि भाई कल मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है, मेरी अपीयरेंस है, मेरी हेयरिंग है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में, मैं अगर ना गया तो बड़ा मसला होगा, मेरी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, अपीयरेंस है। आई डोंट नो, मुझे लगा कि शायद जैसे उनको किसी ने कहा हो कि भाई इसको कहीं ना अपीयर ना होने दें सुप्रीम कोर्ट में, किसी को ये खौफ था क्या था कि मैं पता नहीं रोस्टम पे खड़े होकर क्या कह दूंगा, या जजों में से किसी को खौफ था, ये क्या था। बहरहाल वो ले गए, और मुझे वो आंखों पे कपड़ा बना के वो कोई चाय भी पिलाते थे, एक ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ पे सामने वो दीवारों में ना मुझे हल्का सा देखने भी देते थे, और फिर कहते थे देख भी रहे हो, और फिर वो मारते भी थे कि कि भाई देख क्यों रहे हो? देख क्यों नहीं हो खुद। फिर एक आध उनमें से बंदा जो था वो उससे कहता था इसकी आंखों पे पट्टी बांधो। अच्छा, वो बंदा खुद मेरी आंखों पे बांधने की बजाय ना मेरे माथे पे जानबूझ के बांध देता था कि मैं देख भी लूँ। अब वो चाह रहे थे कि मैं शायद देखूँ, और देखने में क्या नज़र आता था कि ये जो कोई थाना है, उन्होंने रंग रोगन ऐसा किया था कि ताकि आपको तासुर मिले मिसगाइड करें। कि ये पुलिस स्टेशन में मैं आ गया हूँ कहीं। और सामने ना वो दीवार पे लिखा हुआ मुहर्रर, 7 तीर बना हुआ, ताकि ये बंदा बाद में अगर कुछ हो तो ये कहे कि मैं थाने में था, किसी पुलिस वालों पे इल्ज़ाम डालने की वाली बात थी। तो बनाया होगा रंग रोगन करके उन्होंने, फिर बस उन्होंने रखा होता। तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा था बाहर की दुनिया में। फिर एकदम मुझे उठा के एकदम फिर बांध के गाड़ी में डाला, मेरे हाथ पीछे कस के बांध दिए ज़्यादा सख्ती के साथ, मुंह पे कपड़ा डाल कितने दिया, घंटे तब तक गुजर चुके थे? मुंह के अंदर वो बांध दिया, मैं आवाज़ ना निकाल सकूं। मुझे फिर यूँ लगा कि जैसे बस पता नहीं मुझे डिस्पोज ऑफ करने लगे हैं। मुझे गाड़ी में मारने आके लगे फिर हैं। ट्रैवल पे ले गए जर्नी पे बड़े दूर। तो रास्ते में एक जगह पता नहीं किसी टोल प्लाजा था, रास्ते में कोई कोई बात करते थे आपसे? नहीं, कोई बात ही नहीं करता, मैं जितना भी बोल दूँ बोलते नहीं थे। तो रास्ते में टोल प्लाजा पे किसी गाड़ी रोकी, उसने कहा वो आगे वाली गाड़ी के साथ। मुझे एहसास हुआ कि शायद ये एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो हमारे काफ़िले में जा रही हैं। तो आगे जाके ना मुझे उतार दिया, मुझे कोई मतलब अंदाज़ा अगले नहीं था। वाले गाड़ी ने फिर टोल प्लाजा को बताया होगा ना कि हम कौन है? पता नहीं शायद कुछ हो इसी तरह का। तो मुझे ना एक जगह पे काफ़ी देर चलने के बाद फिर गाड़ी एकदम रिवर्स होना शुरू हुई कच्चे के ऊपर। आई रियलाइज़ कि ये कि ऑफ रोड जा रही है। ऑफ रोड जा रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह खैर करे कोई आपको लगा ये कोई मुकाबला शुकाबला करके। तो मुझे उन्होंने घसीट के गाड़ी से निकाला, झाड़ियों के पास फेंका एक जगह से रफ सी जगह पे। और फिर 2 बंदे थे जो पुश्तो बोल रहे थे टूटी फूटी, मुझे भी बता रहा था कि पुश्तो है नहीं, लेकिन वो ऐसे ही शो कर रहे हैं। कि वो पश्चिम बात करें। और फिर कह रहे हैं तासुर ज़रा खान दे। जब उन्होंने पहली दफ़ा तासुर नम से दे ज़रा खान दे, तो मैंने कहा नहीं मेरा नाम मतीउल्लाह जान है, मैं ज़रा खान नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा सही नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा खुदा की कसम यार मेरा नाम मतीउल्लाह जान है। मुझे उस वक्त याद आ गया कि 2 दिन पहले हमारे दोस्त हैं वहीद मुराद,
तो मैं उससे मजाक कर रहा था कि उसने किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से बात करते कहा कि यार अल्लाह की कसम, मैंने ये इशारा, मैं कहा यार तुम कसम क्यों उठाते हो बात बात पे, तो मुझे वो जहन में उसका हल्का सा आया, मैंने कहा यार ये मुझे भी आज कसम उठानी पड़ रही अपना ये बताने के लिए कि जान मत ले। बचाने। बहरहाल तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं मतीउल्लाह जान हूँ। अच्छा वो एक दूसरे से ना ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं जैसे कि ये तो गलत बंदा आ गया, तो ज़रा खान नहीं है ये, तो उनका अच्छा तुमने जो है ना फौरी तौर पे यहाँ से उठना नहीं है, कपड़ा नहीं आंखों से उठाना, तुम्हें इधर जा रहे हैं। मैंने कहा पानी दो, प्यास लगी है। वो पानी उन्होंने, मैं मुंह से कपड़ा बांधा हुआ निकाला नहीं, ऊपर पानी ऐसे फेंक के ना मुंह पे। तो चले गए। अच्छा मैं अब तो कहते 5 मिनट बाद यहाँ से तुमने उठना है। फिर वो मैं बड़ी मुश्किल से, हाथ मेरा उन्होंने खोल दिया था, तो मैंने अपने कपड़ा उतारा, टेपे शेपे उतारी, फेंकी, और वो जब मैंने आँख खोली तो अंधेरा, घुप अंधेरा। मैंने कहा या अल्लाह ये किधर, मैं दिन को उठाया गया था, उसके बाद से मैं रोशनी नहीं देखी। मैंने गौर से देखा, कोई तारे नज़र आए, कोई दूर सड़क पे कोई गाड़ी की रोशनी नज़र आई। मैंने वो हाथ कपड़े शपड़े उधर फेंक के टेपे उतार के मैं चल के सड़क पे पहुंचा। सड़क पे जब थोड़ा सा चला ऐसे तो एक गाड़ी गुजरी, मैंने इशारा दिया, उसने नहीं रुका, वो चला गया। दूसरी ने नहीं रोकी, कार थी, वो भी चली गई। फिर मैं पैदल चलना शुरू किया, दूर देखा आगे तो वो कोई चेक, मुझे लगा कोई चेक पोस्ट है, तो मैं रास्ते में देखा तो एक माइलस्टोन लगा हुआ था, बड़ा सा बोर्ड सा कोई, तो उसके पास में जाके खड़ा हुआ, पीछे से एक गाड़ी आई तो उसकी रोशनी पड़ी, तो उस पर लिखा था महकमा ज़राअत पंजाब। मैं उस वक्त थोड़ी देर के लिए ठटका, मैंने कहा पता नहीं इन्होंने मुझे इधर इसलिए फेंका कि मैं ये पढ़ लूँ कि महकमा ज़राअत का कि काम है। महकमा ज़राअत पंजाब। तो शायद उनको मेरी कोई, मैंने कोई कमेंट किया था ऐसा कोई आपको याद है फैसलाबाद में बंदा जी, जी। पकड़े गए थे, उन्होंने कहा जी हम महकमा ज़राअत के, तो हाँ, फिर वो वो पीएमएलएन के चेयरमैन लोगों से टिकटें सरेंडर करवा रहे थे, सरेंडर मुल्तान करवा रहे में थे। थप्पड़ मार रहे थे। जी, जी। तो बहरहाल तो ये अब आगे चल के गया तो वो एक चेक पोस्ट थी कोई, ये फतेह जंग की साइड पे कोई डिफेंस एरिया है इनका, डिफेंस डीएसजी वाले ग्रुप के कोई लोग थे, स्पेशल सिक्योरिटी है वहाँ पे कोई। मैं उधर गया, मैंने कहा जी मैं मतीउल्लाह जान हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, और मैं किडनैप हो गया था। तो उन्होंने कहा जी आप बैठे हैं, तो बैठे हो, चेयर पे बैठा दिया। वो अंदर से कोई चेक पोस्ट से कोई चाय पानी हो, वो मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं। तो वो आगे कोई सीनियर अफसर आ गया कि आपको हम चाय पिलाते हैं। मैंने कहा अभी तो आपने पिलाई थी, तो मैं मज़ीद चाय नहीं, क्यों मेरे मुंह की तरफ देख रहे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो इतने में वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक वैन आई, उसको रोका उन्होंने चेक पोस्ट पे, तो उसमें से कुछ मुसाफिर थे, तो वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि यार आपके किसी के पास फ़ोन है, मैंने फ़ोन करना है। तो वो अचानक ना बंदे ने कहा आप कौन हैं, आप वो साफ़ी हैं जो अगवा हो गए हैं, वो टीवी पे जो आपकी खबर चल रही है। अच्छा उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि शायद पीपल डू केयर। तो मैं क्या, हाँ मैं वही हूँ, मैं क्या मैं वही हूँ। तो उन्होंने गाड़ी रोको, बंदे उतर के बाहर आ गए। मैंने एक आध किसी बंदे से फ़ोन लिया, पहले मैंने वाइफ को फ़ोन किया, वो उससे रब्ता नहीं हुआ, भाई को फ़ोन किया, उससे बात होगी, फिर उनको बताया मैं खैरियत से हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, तो आप मुझे यहाँ से ले जाओ। तो इतने में वो आगे अंदर कोई सीनियर अफसर आ गए, वो डीएस ग्रुप के भी सिक्योरिटी वाले। उन्होंने कहा जी वो हमने गाड़ी भी अब जो है वो आ गई है, साथ एक डाला खड़ा था, वो उसी रंग का जिस रंग का डाला आया था। तो मैंने कहा भाई उठाने के लिए मैं डाले में दोबारा नहीं जाना। आपने कहा डाले में नहीं बैठना। मैं कहा नहीं भाई आप रहने दें, मेरा भाई आ रहा है। फिर वो भाई आया तो उन्होंने उसके साथ कोई, उन्होंने पहले कह रहे थे कि मैं हम आपको घर छोड़ के आते हैं। मैंने कहा नहीं जी आप बहुत मेहरबानी है आपकी। तो फिर बाइक के साथ हैंडिंग टेकिंग और की नाम वगैरह लिख के सारा उनको, फिर बाइक के साथ में वापस आया। उधर एजाज सैयद भी रास्ते में आए हुए थे, वहीद मुराद भी आए हुए थे, और आपसे भी मुलाकात हुई फिर। तो बस ये वाक़या हुआ, और बाद में मुझे इस बात का ज़रूर अफसोस रहा कि हम जिनके अख्तियार के लिए बातें कर रहे थे, ख़ास तौर पे गुस्सा इस बात का था कि जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो डिसीजंस ख़ुद क्यों नहीं करती। और उस वक्त खान साहब भी बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहे थे आर्म फोर्सेस को, और उन्होंने बाद में इंटरव्यूज़ में जब एक दो सवाल भी हुए तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, मुझे क्या पता कौन ले गया उसको, ये वो। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा, बुरा भी लगा। बाद में खान साहब जब हाई कोर्ट में आए तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मतीउल्लाह तुम्हें क्यों ले गए थे। तो ऐसे हैरान जब हो निकाले के, जाने के बाद इमरान खान हाई जब कोर्ट आए। निकाले जाने के बाद हाई कोर्ट वो बैठे तो तुम्हें क्यों ले गए थे, तुम्हें क्यों उठाया था।
अब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर था रहा और है। ही इज़ आस्किंग मी कि तुम्हें क्यों उठाया। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि मैं क्या खान साहब जो बातें आप आज कर रहे हैं ना मैं उस वक्त करता था, तो इस वजह से मुझे उठाया। वो फिर क्या क्या लगा वो खान साहब। तो ये सारा वाक़यात था, इसका बैकग्राउंड था। लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, अगवा रिलीज़ होने के रात को रिलीज़ हुआ, तो मैं सुबह 8 बजे सुप्रीम कोर्ट में था अपना कंटेम्प्ट नोटिस भुगतने के लिए। अपने कंटेम्प्ट नोटिस भुगतने के लिए। और वहाँ पे जो हुआ, जैसे इजाजुल हसन साहब थे और जस्टिस गुलजार थे और एक और जज साहब थे, तो मैंने उनको बताया ये सारा वाक़या। तो सुप्रीम कोर्ट भी सू मोटो ले चुकी थी, लेकिन सच्ची बात है उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसा अतमन अल्लाह ने जी जी। घर से उन्होंने ऑर्डर्स किए थे कि अगर ये बंदा पेश नहीं होता तो आईजी पुलिस और सेक्रेटरी इंटीरियर ज़ाती तौर पे मंडे को पेश होंगे। और फिर उसके बाद थैंक्स टू काजी फाजीसा आल्सो फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट, क्योंकि ही फेल्ट के शायद मैं उस ट्वीट की वजह से हुआ, और मेरे ख्याल में ही वाज राइट। वो काजी फाजीसा उनकी आलिया घर भी आई हमारे, और मेरे ख्याल में उस वजह से काफ़ी हाईलाइट हुआ ये मामला। और सबसे बढ़ के ये हमारे साथी एजाज़ सैयद और हमारे वहीद मुराद, ये लोग स्कूल में पहुंच गए थे फ़ौरन बाद ही, और इन्होंने वो वीडियो वहाँ से रिकवर कर ली और एजाज़ सैयद ने वीडियो को जियो पे चलाया। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, जिस तरीके से मुझे उठाया गया, उसमें पुलिस की वर्दी, वेपन्स और सब कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बावजूद भी ये कहा कि हमें नहीं पता जी ये कौन ले गए, ये कोई अगवाकार थे। अब अंदाज़ा लगाएं, ब्रॉड डे लाइट यूनिफॉर्म, हार्ट ऑफ इस्लामाबाद G6 गुंजान तरीन इस्लामाबाद और का गवर्नमेंट सेक्टर। कहती है अच्छा वहाँ से पुलिस इंक्वायरी हो गई, FIA इंक्वायरी हो गई, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इनके खिलाफ तो कोई मुकदमा ही कहीं नहीं है, ठीक है, वो भी सब ख़त्म। लेकिन फिर कौन ले गया था? एक एक चीज़ जो अच्छी मुझे पता चली बाद में, फवाद चौधरी साहब ने कोई अगर अच्छा ही काम किया तो उन्होंने एज अ गवर्नमेंट मिनिस्टर इतना ज़रूर कह दिया कि भाई ये अगवा है, ये मैं ये थोड़ी सी किडनैप इसको अबडक्शन है। हाँ थोड़ी सी आपको इसमें हाँ, कंक्लूड ये शिबली फराज साहब ने कहा था। अच्छा शिबली फराज साहब ने, वो थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। आई स्टिल हाँ रिमेंबर सॉरी, 5 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाँ और मेरे लिए भी यही खबर थी। मैंने कहा इसका मतलब है गवर्नमेंट ने डिसओन कर दिया। गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा डिसऑन कर मतीउल्लाह दिया, जान अगवा हुए। अगवा हुए। वो ये भी कहते लापता वहाँ पे भी देख रहे हैं कि वो अगवा हुए हैं या खुद चले गए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान अगवा हुए। अगवा हुए। दैट वाज अच्छा अब उसके बाद देखिए वो केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। असद सुप्रीम कोर्ट के जजों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट का केस था, जिसके साथ अब मेरा केस भी और आपका केस भी और दीगर केसेस भी लगाए गए, वो दोबारा टेकअप करके कोई ऐसी जजमेंट दें कि दोबारा ये वाक़यात ना हो। ना मिसिंग पर्सन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हिम्मत पड़ती है कोई फ़ैसला देने की, और ना जर्नलिस्टों के हरासमेंट वाले केस को डिसाइड कर रहे हैं कंक्लूसिवली सॉलिड जजमेंट दें कि आइंदा किसी को ज़रूरत ना हो कि शहरियों को या सहाफ़ियों को इस तरह अगवा किया जाए। और हो क्या रहा है, उल्टा मेरे के ऊपर अब वो केस डिसाइड नहीं हुआ मेरे अबडक्शन का, मुझे इंसाफ नहीं मिला, और उल्टा मैंने जब अपना प्रोफेशनल काम करने के लिए 26 नवंबर को पिम्स के अस्पताल में गया तो मेरे ऊपर मनशियात और दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया। और मेरे साथ मेरे साथी जर्नलिस्ट साकिब बशीर बताइए भी ना हैं। वहाँ पर कैसे आप अगवा हुए पिम्स की पार्किंग से? हुआ ये कि मैं और साकिब बशीर अपना नियो टीवी में अपना प्रोग्राम करके निकले उस रोज़ रात को। तो उससे एक दिन पहले 26 तारीख को एजाज़ सैयद के साथ मैं उधर था, जब वो रेंजर्स वाला आपको याद है वाक़या हुआ। उस पर मैंने एक FC का एक रिटायर्ड बंदा था, उसके भाई का इंटरव्यू चलाया, जिसने उसने कहा कि 26 नंबर चुंगी में ये हादसा हुआ है और रेंजर्स की गाड़ियों के नीचे लोग आके, अपनी गाड़ियों के नीचे रेंजर्स के लोग आके ज़ख्मी हुए और उनकी डेथ हुई है। ये उसके इंटरव्यू उसका में चला। वर्जन था। और उसने कहा ये 26 नंबर चुंगी में ये वाक़या हुआ है। उसका मुझे पता यही चला कि उस इंटरव्यू से काफ़ी हलचल मची है, और शायद जो वर्शन बाद में उस इंटरव्यू के चलने के बाद जो आया वो ये था कि ये 26 नंबर चुंगी का नहीं है, ये PTI के लोगों ने करवाया है जानबूझ के। और वो केस अभी भी पेंडिंग है, और एक शख्स जो गिरफ़्तार हुआ वो जाए वकूआ, उसका भी बदल के G10 किया गया। मेरी नज़र में ये फैक्ट्स डिफरेंट हैं। और अब उस बंदे के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही कि उसने इंसैनिटी की प्ली ले रखी है, होना उसके ऊपर भी कुछ नहीं है, लेकिन वो वक्त तो गुजार लिया ना जिसने गुजारना था। वो 4 बंदों की जो डेथ हुई है,
इसमें कोई हर्ज नहीं, हादसे होते हैं, सिक्योरिटी वालों के अपने लोगों के हाथों से भी हादसे हो जाते हैं, लेकिन हकायक को तो ना छुपाए ना, फिर आप जो है उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट तो ना करें ना अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। तो बहरहाल उस रोज़ 27 को मैं और साकिब काफ़ी 26 नवंबर को डी चौक में गोली चली और 27 नवंबर को आप पिम्स हॉस्पिटल में। 27 नवंबर के एक तो सुबह हम गए वहाँ पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर एक मुशीर साहब आए थे, तो हमने उनसे भी पूछा था, वो ट्विटर पे वो वीडियो भी मौजूद है कि भाई कितनी डेथ्स हुई। उन्होंने कहा डेथ्स की कोई इतला नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो ये कह के गाड़ी में बैठ के चले गए। वो मैंने ट्विटर पे चलाया था। फिर रात को मैं प्रोग्राम करके हम लोग गए दोबारा, तो हमने जाके काफ़ी डिटेल में वो जो आपने वो मेरा व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी प्रेजेंट किया और 14 लोगों की डेथ जो है वो मैंने रिपोर्ट की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, जो बुलेट वुंड से, और 100 के करीब लोग बुलेट वुंड से ज़ख्मी थे, और 14 कंफर्म डेथ थी जो पिम्स में, जो हमारे हाथ रिकॉर्ड लगा, और वो भी एक दिन का रिकॉर्ड था, उसके बाद का रिकॉर्ड नहीं था, वो भी इनकम्प्लीट था, जिसके 14 कंफर्म हुए। पिम्स हॉस्पिटल में 26 नवंबर को पीटीआई के 14 कारकुनों की गोली लगी लाशें, और 100 पीटीआई के कारकुन जख्मी जिनको गोली लगी हुई थी। जी जी, देखिए ये ये सिर्फ पिम्स है, पॉलीक्लिनिक नहीं है। नहीं, बाकियों का नहीं, बाकी पॉलीक्लिनिक का भी उसमें शामिल था, उसमें शामिल है, लेकिन ये एक दिन का रिकॉर्ड है, उससे एक दिन पहले का और उससे एक दिन बाद का कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो हमें एक्सेस नहीं हो सकी। दूसरी बात ये है कि हमने काफ़ी इमरजेंसी में जाके उनके रजिस्टर्स चेक किए, उनके डेथ सर्टिफिकेट देखे, और बहुत से सवाल जवाब हम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट हुई हमारी वजह से। और फिर जब मैं और साकिब रात को तकरीबन 11 सवा 11 बजे बाहर पार्किंग की तरफ निकले, गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त अचानक चारों तरफ से ना कुछ लोग आ गए करीब, और मुझे लगा कि कुछ सिविल कपड़ों में लोग थे और कुछ पुलिस की वर्दी थी हल्की सी लगी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमें उठाया ना और पकड़ के, कोई 8-9 लोग थे, उन्होंने उठा के हमें एक गाड़ी में डाला, और गाड़ी से हमें लगा कि वो शायद कोई पुलिस थाने की थी, लेकिन अंधेरा इतना था, हमें कुछ पता नहीं था कौन लोग हैं, वो बता भी नहीं रहे थे कि कौन लोग हैं, क्यों पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमारे ऊपर चादर डाल दी। हमने ये हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन थे वो हमने फेंक दिए एहतियातन, कि भाई अब हमें पता था कि ये इसमें कुछ ना कुछ वो करेंगे। वो साकिब ने भी फेंक दिए, मैंने भी फेंक दिए। तो उनमें से एक मोबाइल जो है, जो मैंने 1-2 दिन पहले अपने बच्चे से लिया था, क्योंकि मेरा एक फ़ोन जो है वो कहीं मिसप्लेस हो गया था, उसमें मैंने सिम डाली हुई थी तो वो उनके हाथ लग गया, लेकिन जो मेरा आईफोन था वो उनको नहीं मिला, जो असल एविडेंस लेके फोन था। हाँ उसमें खैर एविडेंस क्या था, उसमें एविडेंस तो हमारी गाड़ी में पड़ा था, लिस्टें थी, और वो सारा फ़ोन में ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो डॉक्यूमेंट्स की मैंने पिक्चर्स भी बनाई हुई थी, बट वो डॉक्यूमेंट्स इनफ थे हमारे उसके लिए, काम के लिए। तो वो उनको नहीं मिला। वो जो एक फ़ोन मेरा उनके हाथ लग गया, वो बंदा ये कहता है कि भाई ये फ़ोन मैंने देखा, ये बच्चे वाला फ़ोन है, इसका क्या पासवर्ड है? मैंने कहा ये पासवर्ड है, ले लो, इसमें तो कुछ था नहीं, 2 दिन पहले मैंने लिया। वो फ़ोन सिम वाला वो उन्होंने आज तक वापस नहीं किया, और मैंने अपनी कंप्लेंट में और अपने उस वक्त जो मैंने व्लॉग किया उसमें भी बताया, और वो फ़ोन उन्होंने ले लिया, और मुझे नहीं पता, फिर हमें जाके किसी जगह बिठा दिया ना, जो हमारे सरों पे चादर डाल दी, 2-3 घंटे बिठाए रखा, और हमें नहीं पता पीछे क्या करते रहे ये लोग। मगर ये हुआ कि कुछ देर बाद जो साकिब बशीर थे मेरे साथ, उनको वो मुझसे अलग ले गए कमरे से, और उन्होंने बाद में बताया कि उनको बाहर जाके छोड़ दिया, और कहा कि आपका हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो इस बंदे के पीछे आए। और साकिब बशीर ने फिर एफिडेविट दिया और बताया कि ये हमें अगवा किया गया था और इस तरह हमें छोड़ा गया। उसने एफिडेविट दिया जी। और उसके बावजूद अब जो एफआईआर कटी, मैं उस पर आता हूँ एफआईआर पे। मती भाई, आपको किस वक्त पता चला कि ये आप पर तो इन्होंने ड्रग्स डाल दी हैं? यही मैं बताने लगा था। अच्छा, अगले रोज़ जब मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे थे एंटी टेररिज्म कोर्ट में, तो रास्ते में मुझे ना इधर I-9 कहीं, वो जो CIA का या वो थाना है या क्या है जो I-9 की तरफ, उधर ले गए, अंदर बिठा दिया। तो वहाँ पे एक साहब ने मुझे आके बताया कि अच्छा, तो वहाँ पे तो मनशियात का पर्चा डाल दिया गया है। तो मैंने कहा हाँ जी, अच्छा अच्छा। मैं ना उसको मैंने कहा ये जैसे मजाक कोई कर रहा है ना इससे, मैंने कहा अच्छा। फिर ना जी आप तो दहशतगर्दी 780 भी आ गई है। मैंने कहा लेकिन क्यों लगाई है? उन्होंने मुझ पे कहा मैंने किया क्या है वो बताएं। कहते हैं जी ये जी पर्चा है कि आपकी गाड़ी से जो है वो आइस निकली है, और आपने जो है पुलिस वाले को टक्कर मारी है, उसे ज़ख्मी किया, उसको ज़दोकोब किया, उससे मशीन गन छीनी है, उससे मैगज़ीन भी उससे छीने हैं, उसको ज़ख्मी भी किया है, बैरियर भी प्लास्टिक का तोड़ा है आपने, और तो इसलिए आप पे 780 लगी है, और मनशियात जो है आपकी गाड़ी की सीट के नीचे से निकली है आइस।
मैंने उसको देखा, मैं कहा यार क्या मजाक कर रहे हो, छोड़ो ना। तो मैंने कहा अच्छा मैं अब उसको सीरियस नहीं ले रहा था। मैंने कहा ये अब ना ये कोई मेरे साथ ना शुगर लगा रहा है। उस बंदे ने देख लिया कि मैं इसको सीरियस नहीं ले रहा, उसने मुझे फिर वो अपने मोबाइल में दिखाई। उसने FIR की कहा कॉपी। ये पढ़ें, ये FIR है आपके ख़िलाफ़। मैंने देखी, मैंने कहा यार व्हाट नॉनसेंस। कि मुझे फिर मुझे जहन में आया कि शायद ये लोग ना वक्ती तौर पे जो हमें इन्होंने डिटेन किया उसको जस्टिफाई करने के लिए FIR काट दिया और बाद में ये कहेंगे वो ठीक है जी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये अब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो ये जो केस बनाया गया है इसको लटकाएंगे ये। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अच्छा, मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे 2 दिन का रिमांड पे पुलिस के हवाले, जी उसको फिर हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट से। जी हाई कोर्ट से रिमांड क्रैश हुआ। फिर हम जुडिशल हो गए तो फिर ज़मानत के लिए अप्लाई किया। तो ताहिर सिपरा साहब ही थे शायद, उन्होंने अपने ज़मानत के ऑर्डर इतना ज़बरदस्त लिखा, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन सिपरा साहब ने ज़मानत के ऑर्डर में लिखा कि प्रीमा फेसाई तो ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नहीं कि जिसके लिए इसको जो है वो फिजिकल रिमांड। और ये ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसकी बेस पे को सज़ा होने के चांसेस हों। बेल के लिए यही होता है, वो सिपरा साहब ने लिखा। लेकिन बाद में क्या, अब सिपरा साहब ही जो हैं वो ट्रायल चला रहे हो और ये एविडेंस उसी तारीख तक का है जिस तारीख तक मुझे बेल दी गई। अब मुझे नहीं पता वो मज़ीद क्या डॉक्यूमेंट, उन्होंने कोई आइडिया, हमें पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। अब वो 31 को जो है वो फ़र्द जुर्म के लिए उन्होंने मुकर्रर कर दिया। एंड इट इज़ सो स्ट्रेंज, सारी दुनिया के सामने आप मजाक उड़ा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे वो आइस की मैंने आज तक ज़िंदगी में शक्ल भी नहीं देखी कि आइस होती क्या है। मैंने और भी नहीं दी देखी, वैसे ओनली मजे की आइस बात है। दी ओनली आइस आई नो इज़ जो मैं घर के फ्रिज में आइस देखता था, उसके अलावा मैं आइस को मैं कभी देखा भी नहीं है कि क्या होती है। इतना पता है कि कोई वाइट पत्थर टाइप कोई या नमक टाइप कोई शायद मटेरियल हो, लेकिन मैंने उसको फिज़िकली मैं देखा भी नहीं। और ये इस तरह के इल्ज़ामात, और मैं 30 साल जो मैंने इज़्ज़त बनाई इस प्रोफेशन के अंदर, अपने कोलीग्स जिनके साथ मैंने काम किया, और मैं सिगरेट तक को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छुआ, और मेरे पे इन्होंने एक ये चीज़ डाली। और अभी 2 पुलिस वालों ने बयान दे दिए, एक कहता है जी मैंने निकाली है, 2 पुलिस वाले साथ खड़े जी वो गवाह हैं, इसका दूसरा कहता है जी मैंने बंदूक छीनी है, पुलिस वाले को मारा है। 2 पुलिस वाले कहते हैं जी हमारी आंखों के सामने हुआ है। मैं पुलिस वाले को मार रहा हूँ, ज़ख्मी कर रहा हूँ, 2 पुलिस वाले गवाह हैं और वो देख रहे हैं कि मैं मार रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने गवाही देनी है। क्योंकि उन्होंने गवाही देनी है। अच्छा बहरहाल, तो ये दिस इज़ शेमफुल, ठीक है। और पिछले कोई जब से पर्चा कटा 28 नवंबर 2024 से, आप यकीन करें कोई 5-6 दफ़ा मैं कोर्ट में गया हूँ। सुबह खाली कोर्ट होती है, कभी रीडर बैठा होता है, कभी जज बैठा होता है, हाँ जी आप अपनी मर्ज़ी की तारीख ले लें। हमें इस तरह ये पिछले 8-9 महीनों से तारीखों पर टरखाते रहे। हम समझ रहे हैं शायद ये लाइट ले रहे हैं, ये सीरियस नहीं है, चलो खुद ही ख़त्म कर दें, होता है ना। लेकिन एंड पे क्या जी, अचानक ही वो जी डॉक्यूमेंट लें और ट्रायल शुरू कर रहे हैं। अब किस बात का ट्रायल, मतलब अपने आप को मज़ीद जलील करवाने वाली बात है ना। इसमें लोगों का कुछ नहीं जाएगा, हमारी अदलिया की बची खुची जो इज़्ज़त है वो भी नहीं रहनी। भाई आप 2-3 पुलिस वालों को आप खड़ा करेंगे आप कटहरे में, तो वो सबूत क्या देंगे मुझे बताएं ना। आपकी लेबॉर्ट्रीज़ की जो रिपोर्ट होगी, आपके जो पुलिस वालों की गवाहियाँ होंगी, जो एविडेंस आप देंगे, इससे क्या मुल्क की इज़्ज़त बनेगी? क्योंकि फिर ऐसे तो नहीं एविडेंस होगा या बयान होंगे, उस पर सवाल जवाब भी होते हैं, ठीक है ना। आपने साबित करना होगा फिर, और फिर पूरी दुनिया के सामने आप जितने बड़े बड़े दहशतगर्दों को पेश करते हैं और अपनी अदालतों और अपने प्रोसिक्यूशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी पुलिस की ढंडोरा पीटते हैं, ये सारी खाक में मिल जाएगी। कि आप तो झूठी लेकिन लेबॉर्ट्री से रिपोर्टें तैयार करवा लेते मतलब हैं। आपकी अगर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें झूठी साबित हो जाती हैं, खैर उनका क्या है जी, वो उनके पास तो जो सैंपल आता है वो कर देते हैं, हाँ जी ये है, उनका यही होता है ना। तो मुझे बताएं पुलिस वालों का क्या होगा, जो जिन्होंने गवाहियाँ दी हैं, जिन्होंने ये कहा कि हमने ये आइस रिकवर की है या मैंने टक्कर मारी, और फिर वकूआ, जाए वकूआ भी पिम्स नहीं है, जाए वकूआ उन्होंने F9 और एयरफोर्स के दरमियान जो है कोई बैरियर लगता है जी जी जहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन है, कैमराज भी होंगे, लेकिन अब वो क्या कहेंगे जी वो कैमरा हमने नहीं लिए, कोई फुटेज नहीं होगी, या मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या अभी मज़ीद करने जा रहे हैं। लेकिन इतना मुझे पता है साकिब बशीर जो है, अल्लाह भला करे, ही इज स्टैंडिंग इज़ ग्राउंड, उसने एफिडेविट दिया है कि हमारे साथ ये हुआ है। एक तरफ पुलिस वाले हैं, झूठे गवाह हैं, और एक तरफ जर्नलिस्ट है जो 12-15 साल से
जो इस मेरे साथ प्रोफेशन में। अगवा हुआ वो है। और मैं खुद 30 साल से, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं होगी। 30 साल जो मैंने काम किया वो लोगों के सामने है, मेरे साथियों के सामने है, मेरे इदारों के सामने है। और वो इन पुलिस इंस्पेक्टरों के और जो पुलिस का थानेदार हैं, जो अभी 6, 7, 8 महीने बाद शायद रिटायर भी होने वाले, उनमें से कई लोग, उनकी बेस पे आप जो है प्रोसिक्यूट करेंगे किसी को? आपके खिलाफ तो मुकदमा इतना भूंडा है कि जो गवर्नमेंट के कैबिनेट के वो शख्सियत हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हामिद मीर साहब को इंटरव्यू में कहा कि ये तो बड़ा झूठा और भूंडा मुकदमा है और मुकदमा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये देखें ना कि खुद राना सनाउल्लाह इसी तरह के झूठे बोगस किस्म के केसेस का शिकार रहे, और हम चंद साफ़ी थे ना जो उनके लिए अब कहते थे कि यार ये सब बकवास है और ये शहरयार अफरीदी जान अल्लाह को देनी है। तो हम लोग तो कहते थे ना कि ये किस किस्म का बंदा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, साथ वर्दी में लोग बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, कर वो रहे हैं, मेजर झूठे जनरल इल्ज़ाम न्याजी जो लगा थे, रहे हैं। आज वो कितने, उनसे कोई पूछने वाला है? राना सनाउल्लाह साहब की हुकूमत है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, क्या राना साहब को उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि ऐसे बोगस मुकदमे बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अगर राना साहब ने कार्रवाई करवाई होती अपनी इस हुकूमत से, तो आज इस तरह के बोगस मुकदमे साफ़ियों पे बन रहे होते। ये लोग जो ये काम कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा सहाफ़ी ना रहे कि जब इन सियासतदानों के ऊपर बोगस मुकदमे बने तो जो उनके साथ खड़ा और कहे कि ये बोगस हैं। कोई किसी को सहाफ़त में कोई ऐसा नामो निशान नहीं वो रहने देंगे कि जो कल सियासतदानों के साथ जो होगा उसके ऊपर कोई तनकीद करे या कोई बात करे। तो ये तो अल्लाह भला करे। कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, और मैं समझता हूँ डॉन का जो एडिटोरियल है वो मेरे से किसी भी अदालती फ़ैसले से वो बड़ा फ़ैसला है। आज डॉन ने बहुत डॉन पावरफुल की एक एडिटोरियल रेपुटेशन है, ठीक है, और हम भी उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे लिए तो ये फ़ैसला आ गया है, अवाम की अदालत का फ़ैसला आ गया है। हुकूमत के जो वज़रा हैं वो भी एक बात कर रहे हैं, इसके बाद केस चलाएं, ठीक है, अल्लाह मालिक है, हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं। अच्छा मतुल्लाह जान साहब, मुझे एक चीज़ बताइए। एक 2-3 चीज़ें मैं चाहूँगा कि हम उन पर करंट उस पर बात कर लें, लेकिन उससे पहले एक माजी के झरोकों में अगर हम और भी देख सकें। काजी फैज़ ईसा का चीफ जस्टिस बने फिर जो कुछ उन्होंने किया, तो यू फेल्ट कि इट वाज अ ग्रेट डिसेप्शन फॉर अस, या इट वाज अ बिट्रेयल टू कॉन्स्टिट्यूशन, या क्या हुआ? काजी फैज़ ने क्या किया? उसके बाद तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। देखिए, दो चीज़ें हैं। किसी भी शख्सियत को जांचने के लिए आपने ये देखना होता है कि क्या वो शख्सियत इनहेरेंटली ऐसी ही है या किसी मौके पे आके वो शख्सियत बदली है। मुझे लगता है काजी फैज़ की जो पर्सनालिटी है उसके अंदर एक एंग्जाइटी है, और देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज वेरी सिंसियर एंड कमिटेड to the cause of democracy, supremacy of parliament, constitution, but something happened in between. और जो इस तरह के एंग्जाइटी स्ट्रिकन लोग होते हैं वो जिस तरह की उनकी पोजीशन होती है वो बड़ी बबल में और मर्क्यूरिक किस्म की पर्सनालिटी होती है। तो अगर एक वक्त में वो एक एक्सट्रीम पे होते हैं ना, तो किसी भी वक्त वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, और वो उतनी ही एक्सट्रीमिटी के साथ वो अपनी नई पोजीशन को भी डिफेंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भी कन्विंस किया होता है कि यार ये भी जो मैं काम कर रहा हूँ ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जो है ज़रूरी है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो फिर प्रोसीजर्स को, ड्यू प्रोसेस को वो बाईपास कर देते हैं फॉर द सो कॉल्ड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, और फिर वो ये भी सोचते हैं कि शायद इसमें उनकी अपनी सेफ्टी भी ज़्यादा है, उसमें उनकी पावर भी ज़्यादा है, उनका एक ग्रैंडर भी होगा, फेम भी होगी। मगर वो ये भूल जाते हैं कि एक चीफ़ जस्टिस जो है उसके पास पावर्स नहीं होती, उसके पास ड्यूटीज़ होती हैं। एंड आई थिंक काजी फैज़ ईसा थॉट कि जो चीफ़ जस्टिस का ऑफिस है वो अगर एक दफ़ा मिल गया तो मैं जो है वो पता नहीं क्या कर दूँगा। मगर उस ऑफिस के हसूल के लिए उन्होंने जो कंप्रोमाइज़ की, ही प्रॉब्ली थॉट कि ये कंप्रोमाइज़ कुछ होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, और फिर मैं कुछ करना चाहूँगा तो करूँगा।
बट आई थिंक ही लेटर रियलाइज्ड कि बहुत सी चीज़ें जो वो कंप्रोमाइज़ के साथ करना चाह रहे थे वो कंप्रोमाइज़ के साथ हो ही नहीं सकती। अगर वो वही वाले काजी फायज़ा होते जो रेफरेंस से पहले वाले थे तो शायद वो चीफ़ जस्टिस भी ना बन पाते। मगर जो रिव्यू में जो उनके हक़ में एक जज साहब आए मंजूर मलिक साहब और आके उन्होंने एक वोट दिया और एक काजी अमीन थे शायद नहीं अमीनुद्दीन खान थे अमीनुद्दीन खान थे और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल थे। मज़हर आलम मियां खेल, इन्होंने जो सपोर्ट किया तो एक वोट से बैलेंस इधर से उधर हुआ। तो मेरे ख्याल में दैट वाज द टर्निंग पॉइंट नॉट ओनली इन द केस अगेंस्ट काजी फायज़ा बट इन द लाइफ एंड पर्सनालिटी ऑफ काजी फायज़ा आल्सो, जहाँ पे ही डिसाइडेड कि अब बहुत भुगत लिया, बहुत टेंशन ले ली, बस अब जो टेंशन देते हैं उनके साथ काम उनके करना। साथ काम करे और इस सिस्टम को ही टेंशन दें। और फिर हम जैसे लोग जो ये समझते थे कि हम एक कॉज के साथ खड़े हैं, हम तो कॉज के साथ खड़े रहे, लेकिन काजी फायज़ा की कॉज बदल गई और काजी फायज़ा उधर नहीं। वो कहते ना सानू नहर वाले पुल ते बुला के माही माही जो है किसी किसे और के ले साथ गए चला हैं, गया। तो बात यह है कि सच्ची बात है हम उस वक्त भी माही के मुंतज़र नहीं थे। हम उस पुल पे उस जगह पे खड़े थे जहाँ पे हम समझते हैं कि हमें होना चाहिए और हम आज भी उसी पुल पे रहेंगे। काजी साहब डुबकी मार के उस नहर में कहाँ से कहाँ निकल गए और आज उनका तारीख़ में कूड़ेदान के अलावा कोई नाम कहीं नहीं होगा। मगर जो नहर के पुल पे खड़े हैं जो एक कॉज के साथ खड़े हैं, उन्होंने अपनी जगह नहीं बदली। तो मुझे ये लगता है कि काजी हैज़ नो डिफेंस फॉर वट एवर ही हैज़ डन और यही वजह है कि एक साबिक चीफ जस्टिस जो है आज एक मुंह छुपाता फिरता है बिकॉज ही नोज़ कि जो कुछ उसने 13 जनवरी के बल्ले के निशान वाले फ़ैसले में किया, जो कुछ उसने दूसरे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में किया, मखसूस नशस्तों के केस में किया, और जो कुछ उसने जिस नीयत के साथ वो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामलात किए, तो मेरा ये ख्याल है कि आज वो पब्लिकली एक वो बंदा जो बतौर चीफ जस्टिस बड़े शौक़ से मीडिया में आता था, बतौर जज बड़े शौक़ से अपने आप को मीडिया के सामने लाता था, आज वो मुंह छुपाता फिर रहा है। तो इसकी वजह तो वो काजी साहब को ही पता है ना फिर और मेरे और आप जैसे साथियों को पता है। लेकिन आपको ये नहीं लगता, आपने कहा कि काजी साहब शायद पहले सिंसियर थे, फिर वो एक्सट्रीम दूसरी पोजीशन पर चले गए, लेकिन उनका एक माजी एक मेमो गेट भी तो था। मुझे ये लगता है कि जैसे बाद सहाफ़ियों को सिविलियन सुप्रीमेसी तब याद आती है या उनकी इस्टेब्लिशमेंट से, जिसे कहते हैं ना, वो कन्फ्रंटेशन उस वक्त होती है जब PMLN अपोजिशन में चली जाती है या PMLN को निकाल दिया जाता है, और जब PMLN की वापसी होती है तो और PMLN इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेती है तो ये PMLN के जहेज़ में इस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाते हैं। काजी साहब भी वही पर्सनैलिटी थे जो जब तक PMLN अपोजिशन में रही, ज़ेर ताब रही, काजी साहब को सिविलियन सुप्रीमेसी याद रही, आइन कानून याद रहा। जो ही PMLN की डील हुई, काजी साहब भी उसी जगह पर खड़े रहे जहाँ पर आज शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं। आई थिंक आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है कि कुछ सहाफ़ियों और सियासतदानों ने जो अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट तस्वर करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, उनको डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से मिलना तो शायद बुरा लगता है, मगर वो नून लीग का दस्ताना पहन के इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरा हाथ तो नहीं था, ये तो दस्ताने पहन के हमने हाथ मिलाया है। और नून लीग एक वाया मीडिया कोई सियासी जमात पर, मैं तो नून लीग के साथ हूँ, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हूँ, नोइंग फुली वेल कि भाई नून लीग आज कहाँ खड़ी है। और ये मसला हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जर्नलिस्टों और एंकर्स के साथ भी है कि वो ज़ाहिर ये करते हैं कि वो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन हकीकत में वो सिविलियन गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अभी न्यूली डिस्कवर्ड लव है उसके ऊपर वो बात नहीं करते। बहुत से हमारे अभी जर्नलिस्ट हैं जो अभी भी हल्का फुल्का वो कहते हैं कि जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन जो कुछ PTI के सियासी कारकुनों के साथ हो रहा है वो उसके ऊपर बात करने से कतराते हैं, लापता अफराद के मामले पे ऊपर बात करने से कतराते हैं।
वो अभी भी ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ प्रो डेमोक्रेसी हैं, प्रो सिविलियन रूल हैं। और फिर उसके लिए मज़ीद जो जवाब घड़ा जाता है वो ये कि इमरान खान और पीटीआई जो हैं वो बड़ी फाशिस्ट जमात हैं। इवन अगर वो मेजॉरिटी में भी हैं तो हम लोग ऐसे फाशिज़म को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने पॉलिटिक्स के अंदर एक डिफरेंट किस्म का कल्चर मुतारफ़ कराया है जिसमें बड़ी अग्रेसिव जो है वो पॉलिटिक्स रही है, और ख़ास तौर पे यंग लोगों के अंदर। लेकिन इसकी वजह जो है इमरान खान नहीं है, इसकी वजह वो 78 साला इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी वजह वो घुटनज़दा माहौल है, इसकी वजह जो इस्टेब्लिशमेंट का मनफी नेगेटिव रोल रहा है जिसने सियासी जमातों को बदनाम किया, उन जमातों की तज़लील की, सियासी अमल को, जमहूरियत को, सियासतदानों को करप्ट साबित किया नौजवान नस्ल के सामने, कि जिसके और फिर उन्होंने ही इमरान खान को इन सियासी जमातों और सियासतदानों के ख़िलाफ़ लेकर आए। तो फिर उसमें क्या होना चाहिए था? आपने सियासत और नज़रियाती सियासत के मुकाबले में एक गैर सियासी अंदाज से जिस कुव्वत को लाया, उस कुव्वत से आप क्यों समझते हैं कि वो बहुत महज़्ज़ब और सिविलाइज़ और वो चीज़ें होंगी? वो नौजवान लोग हैं, वो बाहर आए हैं, अब उनको वक्त दें, क्योंकि आपने ये जिन बोतल से निकाला है और उस जिन को वापस बोतल में जाने का वक्त दें। अब आपके पास कोई हक नहीं है आप कहें कि ये जिन ऐसा है, ये वैसा है, नहीं। ये आप लोगों का हक है, चाहे वो जैसे भी हैं। वोट की अक्सरियत है, इमरान खान आज भी मोस्ट पॉपुलर लीडर है। आप इस जिन को वक्त दें, वो अपनी मर्ज़ी से अब वापस जाएगा। आप उसको ना तो ज़बरदस्ती आपको निकालना चाहिए था उस जिन को बोतल से बाहर, ना ही अब आपको ज़बरदस्ती उसको वापस बोतल में बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, और कर सकते भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जी। और मैं ये भी समझता हूँ मती भाई कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो मुल्क की 65% आबादी बनते हैं, ये बुनियादी तौर पे वो जो एक इस्टेब्लिशमेंट जो आज तक करती रही है, जो रवायती सियासी जमातों के बारे में एक वो उनके अंदर एक रिजनमेंट थी, वो अब एक नफ़रत में बदल चुकी है। और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है बुनियादी तौर पे वो उस नफ़रत की नुमाइंदगी करती है जो इस निज़ाम से लोगों को है, कि इस निज़ाम में हमारा स्टेक नहीं है। यहाँ पर जर्नलों को सर्विंग को भी नौकरी मिल जाती है, रिटायर्ड को भी मिल जाती है, इनको मुरब्बे भी मिल जाते हैं, जजेस को 30-30 लाख तनख्वाहें भी मिल जाती हैं, जमातें इलेक्ट ना भी हों तो फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहन के बैठ जाती हैं और हमारे खिलाफ लेजिस्लेशंस करती हैं। तो ये जो एक नफ़रत है इस निज़ाम से, वो बुनियादी तौर पे इमरान ने उसको चैनलाइज कर दिया। तो वो उसको आप नहीं आप ख़त्म कर सकते अनटिल अनलेस वो खुद आके इन तमाम चीज़ों को सेटल नहीं करेंगे। तो अब इससे अगले उस पर आ जाते हैं। यानी मैं इस पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को नुकसान पहुँचाया, डिस्क्रेडिट किया, सियासतदानों को डिस्क्रेडिट किया, नौजवान नस्ल के पास कोई नज़रिया नहीं छोड़ा, कोई नज़रियाती सोच नहीं छोड़ी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नज़रियात के ऊपर बात करने पे पाबंदी है, सोच पे पहरा है, तहरीरों और तकरीरों पे पाबंदियां हैं, स्टूडेंट यूनियंस नहीं हैं, वहाँ पे आज़ादी राय नहीं है, आज़ादी तहकीक नहीं है। तो मुझे बताएं ना कि ऐसी सूरत में आप इमरान खान को और पीटीआई को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आपने खुद जी लोगों को नज़रियात के हवाले से, कॉज के हवाले से सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम किया, और अब आप कहते हैं कि ये गालियाँ देते हैं। आप यूनिवर्सिटी में उनको ना बोलने की इजाज़त है, ना लिखने की आज़ादी है, ना सोच की आज़ादी है, ना तहकीक की आज़ादी है। तो आप इस नौजवान नस्ल से क्या तवक्को करते हैं? आपने इनको इस पर पहुँचाया है, मगर अब नौजवान नस्ल जो है वो अपने आप को खुद दुरुस्त कर रही है। और ये बड़ा अच्छा मौका है। उस दिन सोहेल आफरीदी से अदालत में भी मेरी बात हुई चंद सहाफ़ियों के साथ। मैंने उनसे भी ये पूछा कि आप तो अपने आप को स्टूडेंट लीडर कहते हैं, आप इस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्टूडेंट यूनियंस को बहाल कर रहे? आप क्यों नहीं जो है नौजवानों को मुनज़्ज़म करते ताकि लोग कोई सियासी सोच रखें? नौजवानों की मर्ज़ी है वो ISF को ज्वाइन करें, PSF को ज्वाइन करें, MSF को ज्वाइन करें, लेकिन आप वो माहौल तो दें उनको ताकि कोई नज़रियाती बुनियादों के ऊपर मुबाहिसा हो, कोई हेल्दी डिबेट हो, हेल्दी कन्वर्सेशन हो। इख्तिलाफ राय का एहतराम आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से सीखते हैं। बिल्कुल। तो आपने वहाँ पे यूनियंस पे पाबंदी लगा रखी है। तो फिर आप गिला करते हैं कि ये पार्टी फाशिस्ट है, फ़लाँ पार्टी को जो है नौजवान गालियाँ देते हैं। वो किसको गालियाँ दें?
वो बेसिकली आपको गालियां दे रहे हैं। जब बाप अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं करता, जब रियासत एक माँ होते हुए अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत नहीं करेगी, तो फिर ऐसे वालदेन को, ऐसी रियासत को गालियां पड़ेंगी। बिल्कुल। तो इसमें कसूर किसका है? तो मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त है कि जो पीटीआई है वो भी अपने आप को थोड़ा आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ लाए। बदकिस्मती से अभी तक कोई मंशूर या पीटीआई की तरफ से भी कोई लाइन ऑफ एक्शन ऐसा नहीं है जिस पे नौजवान लोग ये कहें कि हम जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एज अ पार्टी इस नैरेटिव को लेके अभी कोई भी नहीं चल रहा। जो बात होती है जी इमरान खान की रिहाई, डेफिनेटली रिहाई होगी, लेकिन रिहाई होनी चाहिए जब लोगों के अंदर असूलों के लिए और नज़रियात के लिए जद्दोजहद करने का जज्बा हो। तो ये रिहाई तो एक सानवी हैसियत है, ये तो होगी ही होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी कि जेल के बाहर जाके आप उसको कहीं के बाहर निकालो। आप किसी कॉज के साथ चलेंगे तो ये सब कुछ होगा जो नौजवान चाह रहे हैं, लेकिन कॉज होना ज़रूरी है। खान को बाहर निकालना है, कॉज के लिए निकालना है कि खान ने बाहर आके ये करना है, इसलिए नहीं निकालना कि जाके बनी गाला बैठ जाना है। तो वो कॉज किसने देनी है? मेरे ख्याल में इमरान खान को और उनकी पार्टी को इस पर भी सोचना चाहिए और उस कॉज को अभी से प्रोपेगेट करना चाहिए ताकि लोग कॉज के लिए बाहर निकले और लोगों को एक उम्मीद के साथ डायरेक्शन भी मिले कि वो किस उम्मीद के लिए वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ ये इमरान बात खान है। एक ज़ात का नाम नहीं है, वो एक कॉज है। कॉज अच्छा, मुझे आपको वैसे जो नून लीग जिस अंदाज में हुक्मरानी कर रही है, शहबाज शरीफ साहब जाके ट्रंप को भी सलूट, तो यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब के आगे भी कासा लिस्ट बने होते हैं, तो आर्मी चीफ के आगे भी वो झुके झुके चल रहे होते हैं। तो वो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव लगते हैं वैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब? देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो हैं, हमें लगे या ना लगे। देखिए ना, ये वो तो हैं इस अपने वक्त कंडक्ट से अब बने हुए हैं ना, चाहे किसी ने बना दिया या जो भी है, ही इज़। नहीं, मतलब बिहेव कर रहे हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह, कंडक्ट है उनका। अब देखें, सियासतदान जो हैं, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अगर कंपेयर करेंगे तो वो तो डेफिनेटली नहीं कर रहे। इवन कि नवाज शरीफ भी जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो कोई शहबाज शरीफ तो नहीं बनना चाहते थे, और आई एम श्योर मरीम नवाज शहबाज शरीफ शायद बनने की ख्वाहिश रखती हैं, वो नवाज शरीफ भी शायद नहीं बनना चाहती। और इसी तरह आप अगर देखें, जो पीपल्स पार्टी की जो लेगेसी है वो क्या है? क्या बिलावल भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना चाह रहे हैं? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐसा था इस उम्र में? क्या जो बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो जैसे बनना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कोई असूल, कोई नज़रिया, कोई सियासी सोच, आप जो हैं इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं। और जिस तरह की आईनी तरमीम आई है, मुझे आप बताएं कि क्या 1973 का जो आइन था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि उनका नवासा आके जो है इस आइन में, इस सारे आइन को बदल देगा? तो मुझे तो ये लगता है कि मौजूदा सियासी क़यादत जो है, माज़रत के साथ, ना तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ना वो लियाकत अली ख़ान है, और ना वो दीगर नेशनलिस्ट बड़े लीडर हैं कि जो नज़रिया रखते थे, सोच रखते थे। उनमें इख्तलाफ ज़रूर हो सकता था, मगर किसी सोच के ऊपर इख्तलाफ था। इस बात पे नहीं था कि इक़्तिदार में कैसे रहना है, इस बात पे नहीं था कि मुखालफिन को कैसे जेल में रखना है। कोई नज़रिया, कोई सोच अब रही नहीं है। ये और बात है कि इंटरनेशनली भी अब हालात ऐसे हो गए कि जहाँ पे अब वो अमेरिका की जो एक मॉरल लीडरशिप थी वो भी नहीं रही, और ज़रूरी नहीं है कि ये हालात कंटिन्यू करें। और पहले हम यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ देखते थे बहुत सारे मामलात में, चाहे इंसानी हकूक़ का मामला है, अब वो चीज़ें भी नहीं रही। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर बाहर से कुछ नहीं हो रहा तो अंदर से भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। मुझे एक चीज़ आप बताइए कि आपको वैसे जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने अपना 1 साल की बड़ी कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी की है, बड़ा उन्होंने कुछ तीर मारे हैं। उनकी सरबराही में जो 1 साल है पाकिस्तान की अदलिया का, आप किस नज़र से देखते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया ने कुछ प्रोग्रेस की, कुछ रिफॉर्म हुई, या बेतौकीर हुई? देखें जी, 2025 के याहिया साहब का जो 1 साल है, ये
मुझे तो 1970 के याहिया साहब का एक साल याद आ रहा है, जनरल याहिया का। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को फैसिलिटेट किया है और अपने लेवल पे इंटरप्रेट किया है, उससे ये सकूत अदलिया जो है उससे हुआ है। और एक और याहिया का बतौर सरेंडर। सरबरा पाकिस्तानी अदलिया वो अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने में ना सिर्फ नाकाम रहे हैं बल्कि अपने जजेस को खौफज़दा करने में वो कामयाब रहे हैं। 6 जजों के ख़त के ऊपर जो उनकी तरफ से एहतियात का दामन पकड़ा गया, उसका एक बड़ा गलत मैसेज गया है मातहत अदलिया को और हाई कोर्ट के जजों को भी। और फिर जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बतौर एक इदारा उसको यकजा करने की जो ज़िम्मेदारी थी उसको निभाने की बजाय उन्होंने एक्टिवली सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने में किरदार अदा किया और ये ऐलान किया कि एक आइनी बेंच है और एक दीगर जजेस हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का वजूद है सुप्रीम कोर्ट। और ये वो याहिया साहब हैं जो चाय की प्याली पे भी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के रवादार नहीं थे जब तक इनके ऊपर प्रेशर नहीं आया कि कम से कम इंतज़ामी साइड पे तो सबको इकट्ठा कर लें। ये वो याहिया साहब हैं कि जिनके होते हुए अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम है, जो जजों के अख्तिलाफ़ात हैं, वो बीच चौराहे में आके उनकी जो है वो हंडिया टूटती है। ये वो याहिया साहब हैं जिनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, इनका जो ख़त उनके ऊपर सो मोटो केस पेंडिंग है, उसका फ़ैसला वो नहीं कर पाते। वो याहिया साहब हैं कि जो फुल कोर्ट नहीं बिठा सकते, बावजूद इसके कि 26वीं आईनी तरमीम में सिर्फ बेंचेस बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वो याहिया साहब हैं जो ज़ाब्ता अखलाक को फुल कोर्ट को बुलाए बगैर मंजूर कर लेते हैं सर्कुलेशन के ज़रिए, ठीक है। और जजों के ऊपर पाबंदी है कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो बाबूगिरी है या ब्यूरोक्रेटिक जो उनकी कारकर्दगियाँ हैं, कारस्तानियाँ हैं, उनके ऊपर हर रोज़ तस्वीरें और प्रेस रिलीज़ें जारी करते रहते हैं कि एक मैं हूँ जो काम कर रहे हैं। और जो असल काम करने वाला है बतौर चीफ जस्टिस, बतौर जज जो है, उनके कोई ऐसा फ़ैसला आज तक नज़र नहीं आया हमें जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जो 10 लाख का जुडिशल अलाउंस मिलता है, जो तनख्वाहें और मराद 26 लाख 30 लाख की मिल रही हैं, उस हवाले से उनका कोई काम सामने नहीं आया। वो लगता ही है कि वो चीफ सेक्रेटरी ज़्यादा हैं और जज कम हैं। और प्रेस रिलीज़ें और तस्वीरें जा रही हैं, बाहर फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया, मार्बल लगा दिया और गेट बना दिए, मुस्लिम शावर ठीक करा दिए वाशरूम के। मतलब आप ये देखिए ना कि एक चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो ऐसा ओहदा है कि वो एक एहतराम और वक़ार का ओहदा होता था किसी ज़माने में। मुझे बताएं अब उस ओहदे के बारे में तारीख़ क्या लिखेगी? पोर्ट्रेट इनका भी बड़ा सा लग जाएगा कमरा अदालत नंबर 1 में, ऐसे पोज बना के हाथ रख के ऐसे करके काजी फारिसा की तरह कुर्सी पे टांगों पे टांगे रख के बना लेंगे, वो कायदे आज़म के पीछे तस्वीर लगा के। जिस जज को अपनी इज्जत बनाने के लिए अपने पोर्ट्रेट में पीछे कायदे आज़म की तस्वीर लगानी पड़े, तो उस जज को आप क्या कहेंगे? मुझे बताएं कि जिस जज ने बतौर चीफ जस्टिस खुद ऐसा कुछ ना किया हो जिस पे कायदे आज़म को भी फ़ख्र हो और वो बताए कि ये मैं हूँ, तो जो जिसको कहते ना कि वो अंग्रेज़ी का मकौला है कि पैट्रियटिज़म इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। वो क्यों कहा जाता है कि जब लोग बदमाश हो जाते हैं ना, तो वो फिर अपने मुखालफिन को गद्दारी का ताना देते हैं कि तुम हुब्बुल वतन नहीं हो, तुम मुहब्बे वतन नहीं हो। तो पीछे कायदे आज़म की तस्वीर लगा के तो आगे तस्वीरें अपनी बनवा के लोग ये नहीं कि कायदे आज़म की वजह से मेरी इज़्ज़त करें, मेरे फ़ैसलों मेरे कामों की वजह से इज़्ज़त ना करें। इस तरह के भी एहसास कमतरी का शिकार जजेस और धोखेबाज जजेस हैं। काजी फैसला का पोर्ट्रेट है ये। एग्जैक्टली वो वाहिद पोर्ट्रेट है जिसके पीछे कायदे आज़म की भी तस्वीर है। वरना जजेस यार आपने जो काम किया है तारीख और को पता होना चाहिए कि ये शख्स था। वो ये ना कहें कि इसके पीछे कायदे आज़म खड़ा है तो इसलिए इसके बारे में बात ना करें। कोई मतलब खुदा ना खास्ता जूती उतारते हुए ये ना सोचे कि अच्छा वो कायदे आज़म की तस्वीर है, कायदे आज़म को ना जूती लग जाए। नहीं अब देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ काजी अपने आप को जूती से बचाने के लिए कायदे आज़म की तस्वीर लेके अब खड़ा मसला हो गया। पता क्या है?
काजी साहब समझते हैं कि मेरे अब्बे ने जो है बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ मिलाया था। ठीक है भाई, आपके वालिद साहब अजीम आदमी होंगे, आपने क्या किया है? बाय द वे, मैं आपने तो कहीं उस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया अपने किसी फैसलों की से। मैं तहरीर पढ़ रहा था, वसुतुल्लाह खान साहब ने शेयर की हुई थी कि काजी साहब के वालिद कैंपेनर थे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ, अयूब खान के कैंपेनर थे। दिस इज जिसको बड़ा अपना वालिद 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 वो कोट करते रहते हैं। बहरहाल जी, एनीवे, बहुत कुछ और भी तारीख के में है, मगर बात यही है कि इन जजों को इनके पोर्ट्रेट से नहीं, इनके फ़ैसलों की वजह से याद रखा जाएगा। और मेरे ख्याल में काजी फैज़ ईसा को उस जस्टिस मुनीर और उस मौलवी मुश्ताक के तौर पे याद रखा जाएगा जिसने एक सियासतदान का अदालती कत्ल किया, और इस काजी फैज़ ईसा ने इसमें जमहूरियत का अदालती कत्ल किया। याहिया अफरीदी क्या कर रहे हैं? याहिया अफरीदी वही कर रहे हैं जो याहिया साहब ने 70 में किया था, कुछ भी नहीं, और मुल्क टूट गया। मुल्क टूट गया, उन्होंने दिलिया पूरी की पूरी तबाह करवा दी। आप देखें ना कि वैसे तो याहिया अफरीदी ने ज़ाती तौर पे तो कोई गोलियां नहीं चलाई थी ना, लेकिन ही वाज जस्ट सिटिंग देयर, और उसकी नाक के नीचे सब कुछ हुआ जो भी हुआ। और वैसे भी आपको एक बात बताऊं, टू बी फेयर, याहिया इज़ नॉट द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल। उससे पहले जो अयूब खान का दौर था जिसमें बांग्लादेश के अंदर एहसास महरूमी बढ़ी, जिसको अयूब खान के दौर को एक तरक्की का सुनहरी दौर कहा जाता है, वो ऐसा सुनहरी तरक्की दौर का था अशरा कि जिसके एंड पे मुल्क ही एंड हो गया। ये अजीब तरक्की, हमारी आज भी स्कूलों की किताबों में लिखा जाता है अयूब खान का सुनहरी दौर, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये किस किस्म का सुनहरी दौर था कि जिसके बाद तारीकी तारीकी थी, मुल्क ही टूट गया। और हम कहते हैं जी याहिया ने तोड़ दिया क्योंकि वो बैठा था, कमांडर था। तो किस किस को आप इल्ज़ाम देंगे? और उस वक्त की सियासतदानों का भी आप रोल देख लेना। आज पीपल पार्टी क्या कर रही है? खुदा न खासा कुछ हो गया तो ये पीपल पार्टी कहेगी सुट पंजा हम तो काबीना में ही नहीं थे, यही कहेगी ना जी। उसको धक्का दे के शवारशी को वोट दे रहे हैं, उसकी हुकूमत बनाई हुई है, रखी हुई है, फ़ायदे उठा रहे हैं, कुछ हो गया तो कहेंगे हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी। अवाम कुछ कानून साजियाँ करवा रहे हैं, कानून साजियाँ करवा रहे हैं, पीका में तरामीमें करवा रहे हैं, स्पेशल कोर्ट्स बना रहे हैं, दहशतगर्दी के कानून में तरमीम कर रहे हैं। तो ये जो सियासत है ना, ये लोग इतने अब भोले नहीं हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अब नई क़यादत तो आएगी आएगी, क्योंकि ये जो पुरानी क़यादत है ना, ये अब बहुत पुरानी हो गई है। और ये जो लेगेसी पॉलिटिक्स है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये या तो सियासी तौर पे अपने अंजाम को पहुंच जाएगी या बशरी तौर पे। और मतलब कि नौजवान लोग आएंगे, और मुझे लगता है कि अब नौजवानों का सियासत में आने का वाहिद रास्ता जो है वो अब पीपल पार्टी और नून लीग नहीं है, कम से कम। अल्टरनेट लीडरशिप तो इमर्ज हो रही है मूवमेंट्स की सूरत में, राइट्स मूवमेंट की सूरत में। केपी में मंजूर पश्तीन इमर्ज हुए, बलूचिस्तान में महारंग बलोच इमर्ज हुई, आज़ाद कश्मीर में वो खुर्शीद अनवर, और ये लोग इमर्ज हो रहे हैं, और ये ऑर्गेनिकली इमर्ज हो रहे हैं। कोई देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आई पर्सनली फील कि देखें हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जब यूनियंस पे पाबंदी लगाई गई तो क्या हुआ, एक खिला पैदा हो गया, खला नज़रियाती सियासत का खला पैदा हुआ जिसको लसानी सियासत ने भरा। आज कायद आज़म यूनिवर्सिटी में सिंध काउंसिल है, पख्तून काउंसिल है, पंजाबी काउंसिल है, जो बलूच स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, मतलब एथनिक बेसिस पे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये आज की पीपल पार्टी और जो बड़ी जमातें अपने आप को कहती हैं नून लीग और इवन तहरीक इंसाफ, ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि इन लोगों ने हुकूमतों में होते हुए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एक नज़रियाती अपनी सियासत को, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन होनी चाहिए थी, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन होनी चाहिए थी, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन होनी चाहिए थी, वहाँ पे आज बलोच कौंसल, सिंधी कौंसल, पख्तून कौंसल, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो एथनिक बेस्ड फोरम्स होते हैं इनको अपने सिर्फ कल्चर तक महदूद होना चाहिए, और वो जो कौमी सतह की सोच है, कौमी सियासत नहीं होगी तो कौमी सोच भी नहीं होगी। और हमारी कौमी सियासत को, कौमी सोच को इस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया, जो कर रही है। जो कौमी सोच नीचे जड़ से आती है ना, स्टूडेंट से, वो पायदार होती है। जो कौमी सोच जो है ना ड्राइंग रूमों से आती है ना, वो पायदार नहीं होती। बाप पार्टी बना दी, काफ लीग बना दी,
पैट्रियाट काम है बना दी। पाकिस्तान। ये कौमी सोच नहीं बना सकते। कौमी सोच होती है जो कौम से निकल के आती है। स्टूडेंट्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से किताबों में तहकीक करके तकरीरें करके जो लोग आते हैं वो पाकिस्तान की सोच बनाते हैं। आपने उस सोच का बेड़ा गर्क कर दिया और अब ठेका ले लिया कि सिर्फ हम कौमी सोच हैं जी, हम जाने दे रहे हैं, हम शातें कर रहे हैं, और बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी मक्खियाँ मार रहे हैं। जो यूनिवर्सिटियों से डॉक्टर्स निकल रहे हैं, वकील निकल रहे हैं, शायर निकल रहे हैं, अदीब निकल रहे हैं, फ़िलासफ़र निकल रहे हैं, वो मक्खियाँ मार रहे हैं। वो कोई कौमी सोच का उनका रोल नहीं है। आपने उनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो कौमी सोच पैदा कर सके, क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स, लायर्स, फ़िलासफ़र और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है नज़रियाती सियासत क्या होती है, नज़रियात क्या होते हैं, फ़लसफ़ा क्या होता है, मुआशरे के अंदर सहाफ़ियों का, वकीलों का, जजों का, डॉक्टर्स का क्या रोल होता है, क्योंकि आपने उनको आज़ादी ही नहीं दी इस मामले में। और फिर आपने तारीख़ से सबक सीखने की आज़ादी नहीं दी। आप जो है तहकीक करने की, PhD करने की आपको इजाज़त नहीं है अयूब खान के मार्शल लॉ पे, ज़िया उल हक के मार्शल लॉ पे, मुशर्रफ के मार्शल लॉ पे। आपको नहीं है इजाज़त कि भुट्टो की क्या पॉलिसियाँ थी और क्यों वो फांसी तक पहुँचा, या क्यों उस पे अदालती कत्ल हुआ, क्यों झूठा मुकदमा बना। कारगिल का सानिया क्यों हुआ? तो आप जब तारीख से सीखने की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर क्या ऊपर बंदूक से कौमी सोच नाफिज करेंगे? आप जो है कौम को सोच देने की बजाय, कौमी सोच देने की बजाय आप उसके अंदर मज़ीद कौमियत पैदा करते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ? उनको एहसास महरूमी जो है अयूब खान के मार्शल लॉ की वजह से था कि उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। और फिर जब इलेक्शन हुआ तो आपने उनको मानने से, मैंडेट को मानने से इनकार कर हालांकि वो दिया। अक्सरियत में थे। वो अक्सरियत में थे। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपना नाम पाकिस्तान नहीं रखा, वरना हम क्या करते, क्योंकि वो तो पाकिस्तान तो वही थे असल में। जी, तहरीक वहां से शुरू हुई थी, बंगाल से शुरू हुई थी। एग्जैक्टली। और मैं जी करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि यार वो शेख मुजीबुर रहमान जो फातिमा जिन्ना का जो कायद आज़म की बहन है, उनका पोलिंग एजेंट था, चीफ कैंपेनर था मशरकी पाकिस्तान में। अगर वो गद्दार था या वो पाकिस्तान में यकीन नहीं रखता था तो वो फातिमा जिन्ना की कैंपेन क्यों चला रहा था? और हमने ऐसा क्या किया कि फातिमा जिन्ना की कैंपेन से वो शख्स पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मांगने पे आ गया कि हमने उसकी वोट को नहीं माना, फातिमा जिन्ना के वोट को नहीं माना। तो बंगालियों को एहसास हो गया इस मुल्क में हमारा स्टेक नहीं अब यही मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, नून लीग कितनी दफ़ा हुकूमत में आई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि बलूचिस्तान में पीपल पार्टी एज अ पार्टी वजूद नहीं रखती, नून लीग एज अ पार्टी वजूद नहीं रखती। इनको शर्म आनी चाहिए कि सिंध के अंदर जो है वो एक पीपल पार्टी है, और वो भी इस वजह से नहीं है कि वो कोई कौमी कोई नज़रिया उनका पाकिस्तान के हवाले से, वो इस वजह से है कि वो सिंध के मुफाद, कोई बुराई नहीं है इसमें। वो भुट्टो भी सिंधी था, इसमें प्राइड कोई बुरा नहीं है, हमें भी खुशी है, हम भी सिंधी हमारे भाई हैं। लेकिन आप कौमी जो सियासत है वो सिंध का करके ही आपने अगर करनी है। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट डंडे के ज़ोर पे इक़्तिदार पे कब्ज़ा करती है या हुकूमतों को कंट्रोल करती है तो फिर नज़रियात नहीं रहते। जब नज़रियात नहीं रहते तो फिर जो छोटी कौमियतें हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी शनाख्त जो है वो कौमी सोच की बजाय वो फिर सूबाई सतह पे अपनी कौमियत के नाम पे आ जाती है। वो मजबूर अपने सर्वाइवल के लिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट क्यों बनी? इस वजह से बनी कि ये पीपल पार्टी और नून लीग वाले इस काबिल नहीं थे। और इवन कि अवामी नेशनल पार्टी जो पश्तूनों की नुमाइंदा थी उनकी भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होगी, जिस वजह से उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए। और सो मच सो कि वो कौमी सियासत में भी नहीं आना चाहते वो लोग। इससे बड़ा कोई शर्म का मुकाम है इन सियासी जमातों का जो दावा करती है कि हमने मुल्क में जमहूरियत और सियासत को फ़रोग़ दिया। हमारी तो सोच ये है ना मती भाई कि हम क्या अपनी तारीख से सीखेंगे? वो इमरान खान ने कहा शेख मुजीब की रिपोर्ट पढ़ो, उसकी भी FIR कट गई इमरान खान के ऊपर कि शेख वो क्या नाम है वो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का क्यों कहा? ये अच्छी बात है। देखें खान साहब को अब बहुत सी चीज़ें समझ आ रही हैं। खान साहब के लिए मुश्किल नहीं था बतौर वज़ीर आज़म जो है वो हमीदुर रहमान कमीशन को पब्लिक करवा देते। मसला ये है कि हम लोग अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसलिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में PhD की, MPhil की और मास्टर्स की जो तहकीक होती है उसमें ऐसे मतनाज़ा मौज़ूआत पे तहकीक करने की इजाज़त ही नहीं देते। हमारा मुल्क कायद आज़म ने बनाया और कायद आज़म के ऊपर PhD करने की इजाज़त नहीं है इस मुल्क में। इससे बड़ा कोई सितम होगा, सितम ज़रीफ़ी होगी। तो माजी से सीखना चाहिए, और खान साहब कम से कम अब जो है उनको कोई कॉज, कोई आइडियोलॉजी देनी चाहिए, और उसके साथ ही मामलात आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ तो
मेरे ख्याल में अब खान साहब को अपनी रिहाई के बाद का लिए प्लानिंग करनी चाहिए और उसके लिए कोई कॉज अपनी पार्टी को देनी चाहिए और पार्टी के जो लीडरशिप है वो सियासी और नौजवान लोगों के हवाले करनी चाहिए। आखिर में मती भाई एक सवाल, आखिरी सवाल है ये, क्योंकि ये भी बहुत किस्म के कई तरह के प्रोपोगंडे हो जाते हैं। आप फौज में गए थे, फौज से बाहर कैसे आए? क्या था, क्यों आपको जिसे कहते हैं वो एकेडमी में ही ट्रेनिंग के दौरान, हालांकि असल आपके में बड़े नॉन कोलीग्स हैं, बाद में भी उनसे मिलते रहे, जिसमें लेफ्टिनेंट सरफराज शहीद जो कोयटा के कोर कमांडर कोर्समेट थे, आपके कोर्समेट थे, दीगर इस तरह के आपके तमाम दोस्त हैं। आई नो आप उनके लंच और डिनर वो जो कोर्समेट्स का होता हमारी है कोर्स यूनियन भी होती रही है। जी, जी, बिल्कुल जी। असल में फौज से विड्रॉल किया गया और मेरे जो आखिरी कमांडेंट थे वो हमारे जो मौजूदा आईएसआई के सरबराह हैं उनके फादर थे, लेफ्टिनेंट आसिम मलिक के फादर थे। जी जी जी। और उनके साथ मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ कि बाकी जो प्रोपेगेंडा होता है कि ड्रामा आउट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। और उसकी वजह डिसिप्लिन थी, मेरी एकेडेमिया थी। क्या और आप मेरे डिसिप्लिन और पिछले एकेडमिया में करते थे? बस शायद यंग थे हम, बहुत ज़्यादा क्लासेस में बहस करते थे, सवाल जवाब करते थे, ड्रिल पे टाइम नहीं पहुंचते थे, फ्रूट शॉप के बिल बहुत होते थे और फिर एकेडमिक्स में थोड़ा वीक थे और रेलीगेट भी हुए, 6 महीने पीछे भी किया गया। तो ये सारी वजूहात थी और आखिर में पीटी पीरियड मिस कर दिया, मुझे डिप्टी कमांडेंट की वार्निंग दे दी गई और कमांडेंट के सामने पेश कर दिया गया विड्रॉल के लिए। ब्रिगेडियर साइमन शेरिफ भी कुछ वो बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सियासी सवालात करते थे क्लास में उस नहीं, वक्त। क्लास में देखें एकेडमिक फ्रीडम तो होती थी, ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा, मगर कभी कभी हम अपने वालिद से बड़े इंस्पायर थे, फादर से। वो ज़ियाउल हक के बड़े ख़िलाफ़ थे, तो कभी कभी ज़ियाउल हक के हवाले से इनडायरेक्टली बात हो जाती थी। तो उसमें ये होता था कि प्लाटून कमांडर और हमारे कंपनी कमांडर इसको लाइक नहीं करते थे, तो उस वजह से भी मेरे पे सख्तियाँ बहुत रहती थी। तो इस वजह से यह सारा फिर विड्रॉल का वो बन गया। फादर भी पॉलिटिक्स करते थे, तकरीरें करते थे, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ बातें करते थे, मैं इधर कैडेट था, तो उसका भी एक रिएक्शन जो है इनडायरेक्टली आता था। और अल्टीमेटली फिर वो आपके विड्रॉल का बायस बना। विड्रॉल का बायस बना और हमारे जो, हालांकि मैं अपनी बटालियन में ड्रिल में फर्स्ट था, जिमनास्टिक में फर्स्ट था, गाइड था ड्रिल के अंदर, और यरमूक एक्सरसाइज 2 दफ़ा की, बॉक्सिंग 2 दफ़ा की हमने, क्योंकि रेलीगेट होने के बाद दोबारा आपको करनी पड़ती है। और मगर इसके बावजूद भी जो लास्ट मेरा जो विड्रॉल हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसकी वजह जो थी वो मेरा पीटी पीरियड मिस करना था। वो भी ये था कि मैं सीनियर मोस्ट कैडेट था, सारी रात जो है मैं प्रेस शीट बुक बनाता रहा अपने कोर्समेट्स की और सुबह मैं मिस कर गया, सो गया। तो बस हमारे जो टर्म कमांडर थे वो मुझे लाइक नहीं करते थे, वो एक्टिंग जो थे वो एक्टिंग डिप्टी कमांडेंट बन गए थे, वो डिप्टी कमांडेंट, तो बल्कि एक्टिंग टर्म कमांडर बन गए थे। उन्होंने वो मेरा केस पुट अप कर दिया कमांडेंट के सामने। तो बस जीएम मलिक साहब के साथ आखिरी लेफ्टिनेंट जीएम मलिक साहब जो कमांडेंट थे, उन्होंने फिर इंटरव्यू करके आपको, तो वो जो बातें हैं वो ड्रामा, कोई ऐसी बात नहीं थी। आई नो, मैंने इसलिए वो ये मौका दिया आपको कि आज आप ये भी कहानी तरह लोगों को बता लेकिन दें। उस ट्रेनिंग के मुझे फ़ायदा बहुत हुआ। जो बाद में हमारी कंबल परेड हुई है बतौर सहाफ़ी भी, तो मैं समझता हूँ कि उस ट्रेनिंग ने हमें बड़ा फ़ायदा दिया। उस ट्रेनिंग ने बहुत फ़ायदा दिया। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब आपके वक्त का। शुक्रिया। आप सुन रहे थे मतीउल्लाह जान की बातें, और हम आपको मज़ीद भी ऐसे दिलचस्प गेस्ट से मिलवाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।